दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि अहंकार से भरे अमित शाह साहब कैसे गलती पे गलती करते गए और पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को हल्के में लेते रहे। हमने देखा कि कैसे उन्होंने सीजेपी को कम आंका और कैसे बीजेपी की आईटी सेल स्टूडेंट्स के इनोवेटिव तरीकों के सामने औंधे मुंह गिरी। अब पार्ट 3 में देखते हैं अमित शाह साहब के गुरूर से उपजे वो ब्लंडर्स जो उनके गले की हड्डी बन गए हैं। नमस्ते। अब आते हैं उन ब्लंडर्स पे जिनको ये अगर इन पे ध्यान देते और वो गलतियां या वो ब्लंडर्स नहीं करते तो आज ये मौका इनको नहीं देखना पड़ता, इनके इस्तीफे की जो तलवार इनके ऊपर लटक रही है वो नहीं लटक रही होती। तो सबसे पहला ब्लंडर यहाँ से शुरू हुआ है। मैं इस बात को कंफर्म नहीं करना चाहता और हो सकता है ये पूरा एक स्पेकुलेशन हो, मगर जो बात सामने आ रही है वो ये है कि होम मिनिस्ट्री के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अमित शाह साहब के इस प्रपोजल के ऊपर कि स्टूडेंट्स के ऊपर किसी भी तरह की लाठीचार्ज की जाए, बर्बरता किया जाए या जो भी कुछ किया जाए दिल्ली पुलिस द्वारा, उसका विरोध किया था। मगर अहंकार से भरे अमित शाह साहब ने उस चीज को दरकिनार किया, उस पर गौर नहीं किया और उन्होंने अपने लेवल पे ये आदेश पास किया था कि इस चीज से कैसे भी करके निपटा जाए, चाहे जो भी परिस्थिति हो, इनको यहाँ से हटाओ, डंडा चलाओ, कीलों वाले डंडे चलाओ, करंट मारो, जो भी कुछ करना है। और पेलेट गन्स पे हम बाद में आते हैं, अभी वो भी बात करेंगे। तो ये अमित शाह साहब का पहला ब्लंडर। दूसरा ब्लंडर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का चेंज होना। सुनने में आया है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है पूरी तरह स्पेकुलेशन हो, मगर जो चीज बात सामने आई है, कहीं ना कहीं अगर धुआं है तो आग थोड़ी तो होगी, इसलिए हम आपके सामने ला रहे हैं। आप अपने आप जज करें सही है कि नहीं है। ये स्पेकुलेशन है या ये कहा जा रहा है कि जो सतीश गोलचा साहब थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उन्होंने भी अमित शाह साहब के इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था कि हम स्टूडेंट्स के ऊपर बर्बरता करें या जिस तरीके से उनका ट्रीटमेंट करें उस तरीके से उनसे निपटा जाए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जब ये हुक्म दिया गया कि कैसे भी करके इस आंदोलन को खत्म कराइए और इनको हटाइए वहां से, अपना जो भी बल प्रयोग आप कर सकते हैं वो करिए, तो सुनने में आया है कि सतीश गोलचा साहब ने इस चीज के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम अपने बच्चों के ऊपर, ही हमारे देश के खुद के बच्चे हैं, उनके ऊपर इस तरह की बर्बरता नहीं कर सकते, जिस कारण से उनको हटाया गया और अमित कुमार साहब को वहां पोस्ट किया गया। 17 तारीख को अमित कुमार साहब आते हैं मैदान में और 20 तारीख को हम सब ने देखा कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ। ये अमित शाह साहब का दूसरा बड़ा ब्लंडर था। तीसरा बड़ा ब्लंडर जो अमित शाह साहब का था वो ये कि अपना जो इनकी प्रोपेगेंडा मशीन थी, जो अब तक कुछ कर ही नहीं पा रही थी, आईटी सेल इनकी ठप बैठी हुई थी, मिनिस्टर्स कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उनसे ये कहलवाना कि ये सब एंटी नेशनल्स हैं, देशद्रोही हैं, बी टीम ऑफ टेररिस्ट हैं और ना जाने क्या क्या इन्होंने क्या क्या नहीं कहलवाया अपने लोगों से। वो चीज कहीं ना कहीं सबको, पूरे जनमानस को, पूरे हिंदुस्तान को हर्ट कर गई। भले ही कोई आदमी बीजेपी का सपोर्टर हो, आरएसएस का हो या इनकी आइडियोलॉजी का हो, मगर ये बात सबको बहुत बुरी लगी कि हमारे देश के फ्यूचर को, हमारे बच्चों को इस तरह से ये भिन्न भिन्न नाम दिए जा रहे हैं और उन्होंने टेररिस्ट और इस तरह की घटिया बातों से, घटिया नामों से नवाजा जा रहा है। ये इनका एक और ब्लंडर था। अगला ब्लंडर इनका जो सबसे ज्यादा इनकी गले की हड्डी आज की डेट में बना हुआ है वो ये कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को या दिल्ली पुलिस को ये आदेश देना कि इस आंदोलन से निपटने के लिए जो करना है वो करो, पेलेट गन्स अगर फायर करनी है तो पेलेट गन्स फायर करो। राहुल गांधी ऑन द रिकॉर्ड्स जा करके कह चुके हैं कि मैंने खुद सुना है, मुझे खुद जानकारी है कि पेलेट गन्स फायर करने का हुक्म डायरेक्टली अमित शाह साहब से आया था। इस चीज को अमित शाह साहब आज तक डिनाई नहीं कर पाए हैं। वो जानते हैं कि शायद नहीं, कंफर्म राहुल गांधी जी के पास ऐसे सबूत हैं कि अगर उन्होंने इस चीज को डिनाई किया कि भाई मैंने तो पेलेट गन्स फायर करने का हुक्म ही नहीं दिया, तो वो सबूत के साथ पेश हो जाएंगे और अमित शाह साहब को मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये इनका सबसे बड़ा ब्लंडर था जो इन्होंने इस जगह को कश्मीर बनाने की कोशिश की और कहा कि इनके ऊपर पेलेट गन्स फायर करो। भाई वो बच्चे खड़े किस लिए थे? वो बच्चे कौन सा कुछ आंदोलन कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं कर रहे थे। वो एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट मार्च उन्होंने निकाला। आप उसको हैंडल करने में असमर्थ थे, आपकी पुलिस उसको हैंडल करने में असमर्थ थी। ये बच्चे अपने
उन 20-22 बच्चों के लिए खड़े थे जिन्होंने नीट के एग्जाम पेपर के बाद आत्महत्या कर ली। ये बच्चे उस चीज के लिए खड़े थे कि जिनको अपना फ्यूचर इतना डार्क में दिख रहा था कि इनको पता ही नहीं था कि आइंदा आने वाले सालों में कोई भी पेपर सही से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये बच्चे उस सरकार के उस एरोगेंस के अगेंस्ट खड़े थे कि जिसमें पेपर पे पेपर लीक हुए जा रहे हैं मगर कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मिनिस्टर, कोई भी आदमी रिजाइन भी करने को तैयार नहीं है। तो ये अमित शाह साहब का एक सबसे बड़ा ब्लंडर था इस पूरी कहानी में। तो दोस्तों, जैसा कि कहते हैं कि हर मुसीबत से निकलने का कभी ना कभी कोई ना कोई रास्ता भगवान जरूर दिखाता है, और इनको भी भगवान ने, ईश्वर ने रास्ता दिखाया, मगर ये उस रास्ते पे चलने को ही तैयार नहीं हुए क्योंकि ये अहंकार से भरे हुए थे। ये रास्ता उनको दिखाई ही नहीं दिया। जब 20 तारीख को छात्रों के ऊपर ये फायरिंग हुई और ये जो भी कुछ बर्बरता हुई, उसके बाद सीधे सीधे अगर ये आज आकर के सबके सामने आकर के, मीडिया में आकर के माफी मांग लेते तो काफी हद तक चीजें डिफ्यूज हो जाती। उन्होंने नहीं किया। अगर ये पूरा ब्लेम दिल्ली पुलिस के ऊपर डाल देते, उनके कमिश्नर को सैक कर देते या सस्पेंड कर देते थोड़े समय के लिए, सैक तो कोई नहीं होता, सस्पेंड हो जाते थोड़े समय के लिए, तो भी शायद ये नौबत नहीं आती जो ये आज फेस कर रहे हैं। परंतु वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अहंकार इतना भर गया था कि इनको दिखाई ही नहीं पड़ रहा था कि मेरे पास ये रास्ते हैं, मैं इन पर चल सकता हूँ, मैं इस चीज को अभी भी कवर कर सकता हूँ, चीजों से बच सकता हूं। इन्हें हर समय ये लग रहा था कि मुझसे ऊपर कोई नहीं, क्योंकि मैं शाह नहीं, मैं शहंशाह हूं। वो गाना आपको याद है ना, एक शहंशाह मूवी आई थी अमिताभ बच्चन साहब की, जिसमें वो था, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। तो ये वो शहंशाह के रूप में अपने आप को जो है दिखाना चाह रहे थे। ये उस शहंशाह के रूप में अपनी इतने 12 सालों से अपनी छवि स्थापित करने में लगे हुए थे, हिस्ट्री क्रिएट करने में लगे हुए थे कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के बाद कोई लौह पुरुष आया या उनसे भी मजबूत 2 कदम आगे बढ़ करके कोई लौह पुरुष आया तो वो मैं हूँ। गुजरात की धरती से आया हुआ वो मैं हूँ और मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। और यही चीज इनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। यही चीज आज इनके ऊपर लटकी हुई तलवार बन गई। एक और चीज जो ये कर सकते थे कि अपने जो है गुरु या प्रभु या जो भी कुछ उनको मानते हो, मोदी साहब, उनके सामने जाते, उनके सामने नतमस्तक होकर के माफी मांग लेते और कहते भैया ये गलती हो गई है और जो है हमें माफ कर दो। और मोदी साहब ने जो है मीडिया के सामने आते और इनको क्षमादान दे भी देते। याद है आपको कुछ सालों पहले एक छोटा सा एक किस्सा हुआ था, अगर आपको याद हो, अमित शाह साहब के सुपुत्र श्री 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 जय शाह साहब, जो कि अब दुबई में बैठे पाए जाते हैं, आईसीसी के बड़े अधिकारी हैं, वो जो है उन्होंने किसी घोटाले में उनका नाम आया था। मैं उस पर विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहूंगा। किसी जगह उनका नाम आया था जिसकी वजह से उसकी छींटें अमित शाह साहब तक पहुंच गई थी, बदनामी काफी हुई थी। उससे निपटने के लिए अमित शाह साहब को माफी मांगनी पड़ी थी, मगर माफी मांगने का तरीका ये था कि वो प्रधानमंत्री के घर गए और वहां पर जाकर के उनसे माफी मांगी। माफी मांगने का तरीका ये था कि प्रधानमंत्री जी खुद बाहर आए, पूरा मीडिया वहां पे खड़ा हुआ था, अमित शाह साहब ने उनको प्रणाम किया ऐसे, और प्रधानमंत्री जी ने जोर से उनकी पीठ पर थपथपी दी और हंसते हुए अरे मैं जब तक हूँ, जब तक तुम्हारा माई बाप बैठा है तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, ये दुनिया क्या उखाड़ लेगी तुम्हारा। ये संदेश उन्होंने पूरे देश को दे दिया। तो दोस्तों, यदि अमित शाह साहब इस बार भी अपने आका मोदी साहब के पास जा करके वैसे माफी मांग लेते, सर झुका के खड़े हो जाते कि आका मुझसे गलती हुई, मुझे माफ करो, मेरे लिए कोई रास्ता निकालो, तो आई एम श्योर मोदी साहब कुछ ना कुछ इसमें करते और उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालते, और हो सकता है थोड़ा ब्लेम अपने ऊपर लेते और लोगों के ऊपर ट्रांसफर करते, जैसा कि वो करते हुए आए हैं, अब तक पाए गए हैं, और इस चीज़ को कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत डिफ्यूज कर सकते थे। मगर शायद मोदी साहब के मन में भी ये संशय रहा हो कि भाई इस सिचुएशन से निकलना तो मेरे लिए भी अब टेढ़ी खीर हो गया है, मेरे बस की बात नहीं है। मोदी साहब भी ये जानते हैं अपने मन में कहीं ना कहीं कि भाई मैं अपने लास्ट लेग ऑफ टेन्योर, मतलब मैं अपने लास्ट दिनों में हूँ प्रधानमंत्री पद के ऊपर, मैं जो आसीन हूँ उसमें, और इस समय जाते जाते मैं अपने ऊपर ये छींट या ये चीज़ गंदगी लेकर के नहीं जाना चाहूँगा, मैं अपने ऊपर ये ब्लेम लेकर के नहीं जाना चाहूँगा कि मैंने अपने मंत्री को या अपने सिपह सलार को या अपने वजीर को ही सही इस तरह से इस चीज़ के लिए जाने दिया जिसके लिए हिस्ट्री मुझे जो है कल को चल के जो है बदनाम करे। क्योंकि मोदी साहब को भी मालूम है कि वो यहाँ पे एक तरीके से हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ करेंगे अगर वो किसी को भी बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये आगे चल के
प्रोमिनेंट वोटर्स बनेंगे, मेजर वोटर फोर्स, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो ये बच्चे बनेंगे आगे चल के। और जिस तरीके से ये इस चीज़ को उठाएंगे, आगे चल के बात होंगी कई सालों बाद, जब इस मुद्दे पर कभी बात होगी, कभी चर्चा होगी, तो उंगलियां जब उठेंगी और ये कहा जाएगा कि मोदी साहब ने अपने रहते हुए जो है अपने सिपह सालार, अपने मंत्री को इस चीज़ के लिए बचाया कि उन्होंने जिस तरीके से बर्बरता की, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियाँ चली और पिलेट गन्स चले और जाने क्या क्या हुआ, इस चीज़ के साथ मोदी साहब भी अपना नाम जुड़ते हुए नहीं देखना चाहेंगे। और उनको मालूम है कि भाई इससे निकलने का नतीजा यही है कि चुपचाप रहो, सदन में मत आओ और कोई बयानबाजी मत करो। समय बहुत बड़ी ताकत रखता है, टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर, और ये कहीं ना कहीं टाइम के साथ ये चीज़ें फिजल आउट हो जाएंगी, जो कि अभी नहीं हो रही हैं। इसी कारण से मोदी जी भी अपने राइट हैंड अमित शाह साहब के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ पाए जा रहे हैं। और दोस्तों, इससे एक बात भी याद आती है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कही गई है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले ही हर लीना। मतलब कि जिसको भगवान ने ये डिसाइड कर लिया है, प्रभु ने सोच लिया है कि इसको दुख देना है, इसको संकट में डालना है, उसकी बुद्धि वो पहले ही हटा देते हैं, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर ही देते हैं प्रभु पहले से भी। शायद यही आज की डेट में अमित शाह साहब के साथ हो रहा है, वरना इतने चतुर, इतने सो कॉल्ड इंटेलिजेंट देश के चाणक्य इस तरह से घिरे पाए जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा होगा। मतलब आप सोचिए कि इस मुद्दे ने उनको कहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया है। उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, इतना नहीं चला उनका विवेक कि वो एक बार जा करके उन स्टूडेंट से अस्पताल में मिल लेते जिनके साथ ये ज़्यादतियाँ हुई है। वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाती, काफ़ी चीज़ें उनके लिए माहौल बन जाता कि देखो जो भी कुछ हुआ नहीं हुआ, मगर होम मिनिस्टर वहाँ खुद गए, बच्चों से मिले। मगर अहंकार और बुद्धि जो प्रभु ने हर ली, उसके कारण ये वो भी नहीं कर पाए। सिंपल चीज़ें थी, सिंपल चीज़ें थी। जब 20 तारीख को ये लाठीचार्ज हुआ, तब वो जो है इसका जो है खंडन कर सकते थे, बयान दे सकते थे कि बहुत गलत हुआ और मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ। उसके बाद वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है कोई ना कोई एक्शन ले सकते थे, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो या ग्राउंड फोर्सेस ऑन ग्राउंड हो, किसी भी खिलाफ एक्शन ले सकते थे और उनके खिलाफ बोल सकते थे कि ये बहुत गलत हुआ, मेरे निर्देशों के खिलाफ हुआ। ये माहौल ही नहीं बनता कि उनके रेजिग्नेशन की बात यहाँ तक आती या कोई इस चीज़ के बारे में सोचता भी, अगर ये कदम पहले ले लिए गए होते। उसके बाद जो बच्चे वहाँ पे एडमिट हुए उनके पास चले जाते, वो नहीं जा रहे थे, प्रधानमंत्री चले जाते, कोई तो चले जाते। अरे भैया, देश के बच्चे, अपने ही बच्चे, आपको उनके पास जाने में, उनकी हालचाल लेने में क्या शर्म। सारे मतलब देशद्रोही हो गए, जो बी टीम ऑफ टेररिस्ट हो गए और जो है गंदी नाली के कीड़े कॉकरोच हो गए कि आप उनको छुएंगे तो जो है वो पुराने ज़माने में होता था, मैं कहना नहीं चाह रहा, वो वाली जो है चीज़ हो जाएगी। मतलब आपने क्या सोच के ये नहीं किया। सिंपल चीज़ें थी अमित शाह साहब, आप वो चीज़ें तक नहीं कर पाए और प्रभु ने आपकी ऐसी बुद्धि हर ली कि जो है आप एक छुपाव वाली मुद्रा में, एक इतनी डिफेंसिव मुद्रा में आ गए जिसमें आप आज तक नहीं आए। इतना डिफेंसिव मुद्रा में आपको देश ने आज तक नहीं देखा और ये आपकी वीकनेस दिखाता है। आपने अपनी वीकनेस देश के सामने खुद अलाने दी, आपने खुद अपने आप को एक्सपोज किया कि ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं कितना वीक हो सकता हूँ या देश का होम मिनिस्टर कितना वीक हो सकता है। देखिए, किसी भी आदमी की स्ट्रेंथ ना तभी पता चलती है जब वो प्रेशर में होता है। जब प्रेशर नहीं है तब तो हर आदमी टाइगर है, हर आदमी जो है अपने आप को बलवान समझता है, सोचता है अरे मैं ये हूँ, फलाना ढिमकाना फलने का, अपने आप को समझता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और तब मगर जब असली प्रेशर आता है, जब अपनी असली दबाव आता है, जिंदगी आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालती है, तब आपका असली व्यक्तित्व क्या है, तब आप अंदर से कितने मजबूत हैं, कितने खरे हैं, वो पता चलता है। और ये वो घड़ी थी जब आप अपनी मजबूती वाकई में दिखा सकते थे। ये वो घड़ी थी जब आप वाकई में लौह पुरुष हैं कि नहीं है, आप ये दिखा सकते थे। ये वो घड़ी थी जब आप अपने आप को प्रूव कर सकते थे कि आप स्वर्गीय श्री वल्लभ भाई पटेल साहब से भी आगे हैं कि नहीं है, जो कि आप इतने 12 सालों से स्थापित करने में लगे हुए थे। मगर हारते जा रहे थे, लगातार हारते जा रहे थे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं छल कपट था। माफ करिएगा मैं ऐसा कह रहा हूं, मगर कहना पड़ा है। और कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा जुमलेबाजी थी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। तो दोस्तों, ये था इस सीरीज का भाग 3। आने वाले भाग 4 में हम देखेंगे कि क्या इस पूरे आंदोलन का असर दिल्ली पुलिस की छवि पर भी पड़ा और क्या इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अमित शाह साहब की राजनीतिक समझ, विवेक और रणनीति ने उनका साथ छोड़ दिया।